एक तरफ मोदी पुतिन से मिल रहे थे तो दूसरी ओर रूस के विरोधी नेटो की भी बैठक चल रही थी, लेकिन यहां भी उम्मीद पीएम मोदी से ही थी। And we would urge India engages with Russia to make clear that any resolution to the conflict in Ukraine needs to be one that respects the UN Charter. और दिलचस्प ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के बाद सीधा ऑस्ट्रिया पहुंच रहे हैं, जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का कट्टर विरोधी बन चुका है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर रहते हुए विपक्ष इस पर राजनीति क्यों कर रहा है। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे में छुपे संदेश का विश्लेषण। दुनिया को क्या संदेश है? मोदी सरकार इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चल रही है, जिसमें भारत ही प्रथम है और कुछ प्रथम नहीं है। पश्चिम को संदेश क्या है, यानी पश्चिमी देशों को संदेश क्या है? भारत पर ना नेटो ना अमेरिका का कोई दबाव है। आप सोचिए, रूस में भारत का प्रधानमंत्री है और अमेरिका कह रहा है कि भारत हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोस्ती और भरोसे का संदेश क्या है? आपको बता देते हैं, भारत और रूस के संबंध में किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। यह आत्मनिर्भर भारत की, मजबूत भारत की एक बड़ी इबारत है और यह बहुत बड़ा मैसेज है व्यूअर्स। और मैं अपने यंग व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, यह बहुत बड़ा संदेश है भारत की तरफ से कि हमारे बीच में कोई तीसरा देश नहीं है। इसके अलावा रूस को संदेश क्या है? पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी बोले, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, समाधान नहीं है। यह बड़ी बात बोली गई। चीन को संदेश क्या है? यह महत्वपूर्ण है। रूस सिर्फ चीन के भरोसे नहीं बैठा है, भारत रूस का मजबूत साझेदार है। यानी यहां पर हवाई बातें नहीं है, ग्राउंड जीरो पर काम है। राष्ट्रहित सर्वोपरि वाला संदेश यह है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करवाई है, जिसका चैलेंज दिया जा रहा था। विपक्ष के कई नेताओं ने खुला और ओपन चैलेंज दिया था नरेंद्र मोदी को कि यह करके दिखाइए तो आपको मानेंगे। अब उनका क्या कहना है इस विषय के ऊपर? लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल क्या, मोदी कूटनीति के जरिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहे हैं और विपक्ष सियासत में उलझा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है पिकनिक मना रहे हैं नरेंद्र मोदी। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी छुट्टी मनाने के लिए चले गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए शहजाद पूनावाला हैं, इस चर्चा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। प्रोफेसर अनवर पाशा है, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं और प्रोफेसर भी हैं और कूटनीति के मामलों को समझते भी हैं। तो पाशा साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है और इस कूटनीतिक जीत में आप लोगों का भी योगदान है? आपने चैलेंज दिया था, विपक्ष ने चैलेंज दिया था कि करके दिखाएं। भारत के कूटनीति के इतिहास को अगर आप देखें तो वो इतिहास हमारा बहुत ही शानदार रहा है। और अगर रशिया के साथ के रिलेशन को भी अगर आप देखें, रूस के साथ के उसके संबंध को अगर आप देखें, तो एक बहुत ही मजबूत संबंध रूस के साथ रहा है हमारा। जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसके साथ भी हमारा बहुत ही मजबूत संबंध रहा है। हर स्तर पे उसके साथ हमारा एक मजबूत संबंध रहा है और हम उस संबंध की वजह से हमने अपने राष्ट्र को भी काफी कुछ प्राप्त किया, हमारे राष्ट्र ने उस संबंध से। सवाल ये पैदा होता है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं रशिया, रूस गए हैं, तो ये देखिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारे राष्ट्र के मुखिया हैं और जाहिर है कि वो राष्ट्र हित के लिए अगर वो जाते हैं बाहर और वो कोई भी समझौता करते हैं, कोई ट्रीटी करते हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं, नहीं, हम उसका मैं विरोध आपको सिर्फ नहीं बताता करते। हूं, मैं विरोध इस बात आपको का कि है इंडिया अलायंस कि का पार्टनर है, इसलिए आरजेडी को यह बात को सुनना चाहिए। संजय राउत कहते हैं प्रधानमंत्री को तो देश के बाहर रहना पसंद करते हैं, देश की जो समस्या है उनसे रूबरू नहीं होना चाहते, पिकनिक मनाने चले जाते हैं। अच्छा, अमीश जी, मैं इसी तरह की बातें बाकी विपक्षी नेता भी कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। अमीश जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों का जो हमारा तजर्बा रहा है, अनुभव रहा है, जो देखा हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी, जाहिर है कि जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए देश में, सबसे ज्यादा विदेश का दौरा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं। उनका एक पांव हमेशा विदेश में ही रहता है। लेकिन उस दौरे से भारत ने प्राप्त क्या किया?
भारत दुनिया के लिए एक बाजार बन गया है। हम अपने यहाँ निवेश नहीं ला पाए भारत से, हम अपने ट्रेड को नहीं बढ़ा पाए, बाहर के देशों से ही हमसे आयात करते रहते हैं, निर्यात हम करते रहे। कि भारत दुनिया के लिए बाजार बन गया है। अगर उनके विदेश दौरे से भारत के हित को अगर नहीं साधा जा सकता, हित नहीं भारत के हित में नहीं है, तो जाहिर है कि अगर अंबानी और अडानी जी के हित में वो विदेश दौरा है तो हम उस दौरे को नहीं मानते। ये रखा जाना चाहिए। और अगर नहीं कुछ प्राप्त होता है, अगर कुछ नहीं प्राप्त होता है उनके दौरों से, तो हम उस दौरे को पिकनिक ही मानेंगे। लोग उनके दौरे को पिकनिक मैं शहजाद आपके पास आऊंगा, लेकिन जानना चाहते हैं एक एनालिसिस कर लेना जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद साहब से। शंकर प्रसाद साहब, एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट फॉर 2 मिनट्स, हम्बल सबमिशन। शंकर प्रसाद साहब, कोई फायदा होता नहीं है, हमारे नेता चले जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं। एक तो पॉलिटिक्स है, एक है ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो उससे भी बड़ा मैं मानता हूं, वो है हमारे 40 भारतीयों को वतन वापसी होगी जो रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। ये सामान्य घटना नहीं है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सबको ये समझना चाहिए कि भारत और रशिया के कम से कम 50 साल के अच्छे रिलेशनशिप हैं, उससे ज़्यादा कई हैं। 1971 वॉर में रशिया ने हमारी कितनी मदद की थी वो सब आपको मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि भारत सेना के अंदर आज काफ़ी तादाद में रशियन इक्विपमेंट है, नए इक्विपमेंट की भी बात हो रही है। जो ये आज की विज़िट है, ये एक बड़ी स्पेशल विज़िट है, मैं कहूँगा बड़ी महत्वपूर्ण विज़िट है, क्योंकि भारत इस समय वर्ल्ड में वहाँ खड़ा है जहाँ पर कि कोई और देश इस मुकाबले में खड़ा नहीं हो पा रहा है। दुनिया इस समय 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ हैं और दूसरी तरफ रशिया है, चाइना है, उसके साथ नॉर्थ कोरिया और ईरान वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन भारत जो है इस समय वो अपने खुद पैरों पे अलग खड़ा है। इस समय भारत देखता है कि कहाँ मुझे बेनिफिट मिलता है, कहाँ मुझे फ़ायदा है। ये वर्ल्ड की सब पावर्स कह चुकी हैं, वर्ल्ड के सब लीडर्स कह चुके हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत के सिर्फ हित में है और भारत अपना हित देखता है। और ये भी देखता है कि सब दुनिया में ये मैसेज चला जाए कि लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होगा। 2022 में प्रधानमंत्री ने उस समय कह दिया था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो उन्हें सबसे ज़्यादा इस वक्त दुख हो रहा होगा कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, किस प्रकार से गाज़ा पैलेस्टीन में लड़ाई चल रही है। तो इससे कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। तो एक तो बड़ी बात यह है कि एक मैं बताऊं, 2-3 बातें बड़ी ज़रूरी है। एक जो ये मीटिंग हो रही है, समिट मीटिंग हो रही है, ये बड़ी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग है। स्ट्रक्चर्ड मीटिंग का डिप्लोमेसी में मतलब होता है देवगन कि ये एजेंडा सब तय है, ये सिर्फ ऑफ द कफ बात नहीं हो रही है, ये बातें लिखी गई हैं। डेलीगेशन है, दोनों तरफ डेलीगेशन की मीटिंग हो रही हैं, उसके बाद MOU साइन होंगे, 25-26 घंटे में मीटिंग हो जाएगी, बड़े बड़े मसलों पर बात हो जाएगी, पिकनिक तो नहीं लग रही आपको ना? ये ऑर्डर्स आ जाएंगे और MOU साइन हो जाएगा। जी, पिकनिक तो नहीं लग रही ना आपको? जो नहीं, ये इसको अगर आप पिकनिक मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है। देखिए, ये स्ट्रक्चर टॉक है, इसमें इंडियंस को रिलीज कराना है, इसमें अपने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाना है। आपको ये मालूम होगा कि पुतिन साहब और प्राइम मिनिस्टर एक जगह साथ गए न्यूक्लियर एग्जीबिशन में, न्यूक्लियर कॉपरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी की कॉपरेशन की बात हो रही है। आप फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, हमारे हथियार वहाँ से आ रहे हैं, हमारा ऑयल वहाँ से आ रहा है। रशिया के बीच में और ईरान से जरिए एक सड़क बनने वाली है जिसको हम डेवलप करेंगे इकोनॉमिक। जी शंकर प्रसाद, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं, लेकिन मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है। जी शंकर प्रसाद जी, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। शहजाद पूनावाला, जयराम रमेश को मैं कोट कर रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 50 भारतीय युवा रूसी सेना में लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? इसका मतलब यहां पर कुछ है नहीं। देखिए, मैं पहले प्रोफेसर अनवर का जवाब देना चाहता हूँ। हासिल क्या हुआ? मान्यवर, बटी हुई दुनिया में एक लौता ऐसा देश और एक लौता ऐसा नेता बता दीजिए जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी बात कर सकता है और रशिया में भी बात कर सकता है, जो इजराइल से भी बात कर सकता है और मिडल ईस्ट से भी बात कर सकता है।
बताइए और कोई देश अगर आपके नाम ध्यान में ना, चाइना, एक सेकंड बीच में मत बोलिए प्लीज सर, सर प्लीज, मैंने अभी शुरू किया है, मैंने अभी बस शुरू ही किया है भाई, At least give him a minute. नॉन-अलाइंड नहीं मूवमेंट नहीं, दिस इज नॉट द वे। अमीश जी, प्रॉब्लम क्या है इस डिबेट का कि हम इनके सारी बातें सुनते हैं भाजपा के बारे में और हमारे हर शहजाद ऑन स्क्रीन, शहजाद पूनावाला, इट इज योर टाइम, मेक योर पॉइंट, क्योंकि सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे नॉन-अलाइंड मूवमेंट की याद दिलाना चाहता ठीक है, नॉन-अलाइंड मूवमेंट की आपने याद दिलाई, जवाब देंगे। और एक स्ट्रांग पोजीशन रहा है। ओके प्रोफेसर साहब, आई गॉट योर पॉइंट सर। मैंने 3-3.5 मिनट, अभी मेरा समय है, इस समय पे मुझे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। बटी हुई दुनिया है जहां पर चाइना रशिया से बात कर सकता है, अमेरिका से नहीं कर सकता है, फ्रांस अमेरिका से कर सकता है, रशिया से नहीं कर सकता है। ऐसे परिस्थितियों में केवल एक भारत है जो दोनों यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया से बात कर सकता है, इजराइल और पैलेस्टाइन से बात कर सकता है। एक तरफ G7 और क्वाड में है, दूसरी तरफ SCO में है। एक समय था जहां पर आतंकी हमला करते थे, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर गिड़गिड़ाते थे, आज आतंकी गिड़गिड़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें भारत से बचा दो। यह हासिल हुआ है। एक समय था कि कश्मीर को लेकर मुस्लिम देश हमारे खिलाफ फतवे जारी कर देते थे, आज 370 हटाया जाता है तो इस्लामिक देश से लेकर पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। यह हासिल हुआ है, यह हासिल हुआ है कि न केवल भारतीय बल्कि जो भी देश के लोग भारत के तिरंगे के नीचे भारत के विमान में आना चाहते हैं उनको सुरक्षित लाने का काम अगर कोई कर सकता है, जिसमें कि भारतीय इंक्लूडेड है, रशियंस में, रशियन आर्मी में भी काम करने वाले भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। परंतु आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है तो सस्ते दाम पर फ्यूल खरीद रहे हैं और डॉलर में नहीं, रूबल और रुपीस में खरीद रहे हैं, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदा हो रहा है। आज मुझे बताइए कि S-400 रशिया से खरीद रहे हैं और हम लोग प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं जो नेटो के अलावा किसी और देश को अमेरिका नहीं देता है, और अमेरिका ने हम पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया जबकि हमने S-400 की डील कर दी है। बताइए कहीं और हो रहा है ये? आज मुझे बताइए कि जिस प्रकार से भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है, पर इनकी मानसिकता क्या है कि मोदी विरोध करते करते भारत का विरोध करना है। बताइए लेफ्ट ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था 10 सेकंड और इन्होंने लिखा था न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने लिखा था क्वाड के साथ अरेंजमेंट खत्म कर देना चाहिए और केवल चीन के साथ हमारे संबंध होने चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट के नेता ने कहा था। अनवर पाशा से पूछना चाहता हूं क्या वो इससे स्वीकार करते हैं? विवेक हैज अ पॉइंट, विवेक को अपना पॉइंट रखना। हाँ, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू और इस देश में नॉन अलाइंड मूवमेंट था, जिसमें नेहरू जी ने और इस देश की सरकार और अपोजिशन ने स्टैंड लिया था कि इस बाइपोलर वर्ल्ड में हम ना रूस के साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं, हमारा अपना अपनी इंडिविजुअलिटी रहेगी, जिसको हम वेलकम करते हैं। और उसमें भी दबंगई के साथ हमने रूस के साथ ट्रेड किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, DRDO के डेवलपमेंट में रूसी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री 2014 के बाद एक प्रो अमेरिकन लाइन टो कर रहे थे। अमेरिकन मल्टीनेशनल्स का आना, जो गोलवलकर की सो कॉल्ड स्वदेशी और सोशलिज्म था, सो कॉल्ड, उसको तिलांजलि दी। 100% FDI पे आए, बोला साहब जमाना चेंज हो गया है, और इन्होंने एक स्टैंड लिया। लेकिन आज आप ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। आज जब अग्रेसिव तरीके से पैलेस्टीन के इशू के ऊपर नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ईरान और बहुत से देश इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत ज्यादा एक हमारा डिप्लोमेटिक नुकसान होने की संभावना थी, तो प्रधानमंत्री लास्ट मोमेंट पे डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे। यूक्रेन और रूस का युद्ध समय से चल रहा है। पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए रिजाइन करना पड़ा, इमरान खान को हटाया गया, उनकी आर्मी को प्रेशर दिया अमेरिकन्स ने, बिकॉज ही बिफ्रेंडेड द रशियंस। पाकिस्तान से भारत का कंपैरिजन कर रहे हैं आप जो है और पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान से तो भारत का कंपैरिजन मत करिए। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि एक सेकंड, आपने बोला कि रूस के साथ हमने बराबर का हमने अपना एक तरह से हमने एक अपना इकलौता स्टैंड रखा। हम अमेरिका से भी दूर थे, हम रूस से भी दूर थे। मैं आपको याद दिलाता हूं, इंदिरा गांधी के दौर में रूस से दूर थे हम। मित्रोकिन फाइल्स में क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें तो लिखा गया है कि मंत्री और सांसद हमारे पेरोल पे थे, मित्रोकिन फाइल्स में, KGF फाइल्स के अंदर। पॉइंट नंबर 3 नहीं सुनना पड़ेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब न्यूक्लियर डील करी थी, जब समर्थन आपने जब विड्रॉ करा था, तब किसकी लाइन ड्रॉ कर रहा था? यूपीए सरकार। कमाल की बात करते हैं आप। आज भारत अपनी जमीन पर खुद खड़ा हुआ है। भारत अपनी कुछ नहीं कर रहा है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है। गिमिक्स करने गए प्रधानमंत्री, पिकनिक मनाई जा रही है वहां पर। यूक्रेन का रशिया से युद्ध पता नहीं कब से चल रहा है। ये सो के उठे हैं प्रधानमंत्री। शंकर प्रसाद भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सो के उठे हैं प्रधानमंत्री। पॉलिटिकल रिएक्शन फ्रॉम यू। देखिए, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने वाहवाही की कि नॉन अलाइन मूवमेंट में, वहाँ तो हम लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुझे बताइए एक बात कि रशिया ने कौन सी टेक्नोलॉजी दे दी? आज AK-203 सीरीज की राइफल बन रही है।
आज ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। आपको कौन सी टेक्नोलॉजी मिल गई थी और अमेरिका से कौन सी टेक्नोलॉजी मिल गई थी? मतलब उस My समय dear पर friend, दोनों से my आपने dear किनारा, friend, एक I am सेकंड from सर, a DRDO विवेक जी family. बीच में मत बोलिए, विवेक आप जी सुनिए कृपया मिस्टर करके बीच पहले। में मत बोलिए, आप विवेक सुनिए जी पहले, कृपया झूठ मत बोलिए यहाँ पर आप। अमीश जी मैं DRDO इनकी के बात अंदर सुनता हूँ पर रशियन मेरी का बात major में वो contribution इंटरप्शन है है। तो एक-एक जनता को करके। कैसे पता चलेगा? ये तो बड़ा अन्याय है कि मैं स्टूडियो में बैठ के इनकी बातें सुन रहा नहीं, हूँ, आप या तो बोलिए। मैं भी अनुशासनहीनता करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने अपने समय पर बोलते अपने अपने समय पे विवेक फॉलो करते हैं और हमेशा। दूसरी नहीं फॉलो करते। विवेक जी मैं तो आपसे आर यू केवल ट्राइंग टू से कि रशिया मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? He is trying to say, he will say it क्या आप ना। ये कहना चाहते अरे हैं? आपको गैस करने की जरूरत नहीं है, वो बोलेंगे जो उनको बोलना है भाई, और आपको जो बोलना है आप बोलिए ना, वो गैस करें ना आप गैस करें। ओके प्लीज। अच्छा अभी आप इतनी वकालत कर रहे हैं ना, अभी आप जनरल अरे भाई साहब बताएंगे सुन भी कि लीजिए। रशिया की भाषा कौन साहब- कौन सी टेक्नोलॉजी से भारत में भाषा साहब शांत रहिए। अमीश जी ये तरीका डिबेट का बड़ा अनफेयर है भाजपा के लिए। एनीवेज मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अभी आरजेडी का भी हाँ काफी मैं बड़ा सारी है बातें रखता हूँ। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप भूल जाते हैं। हाँ वो पता है कि मतलब जिनका 4 डिस्ट्रिक्ट के आगे बात नहीं है वो अमेरिका की बात करे, ठीक है करे वो, परंतु मैं विवेक जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस में रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में वोट करना चाहिए था। क्या आप इसके पक्ष में खिलाफ है? बताइए। हमने ये सारी चीजों को रेजिस्ट करते हुए कहा कि हम प्रिंसिपल के साथ खड़े कि युद्ध का समय नहीं है, परंतु हम अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलेंगे और यूनाइटेड नेशंस में हमने जो स्टैंड लिया, एब्सटेन करने का वो स्टैंड लिया। अब मुझे बता दीजिए कि जो कांग्रेस स्टैंड लेने के लिए कह रही थी यूक्रेन के साथ वोट कीजिए, आप उसके पक्ष में खिलाफ है? बोलिए। अरे सुनिए सर, हाँ बोलिए बोलिए। सुनिए सर, सुनिए। बोलिए विवेक। आप रूस में जाकर के डंका पीट के आते हैं कि साहब भारत सरकार युद्ध के खिलाफ है और बातचीत करनी चाहिए, यूक्रेन रशिया को नहीं लड़ना चाहिए। और इंडिया में जब मैं कहता हूं कि चाइना पाकिस्तान से बात करके शांति वार्ता करो, तो मुझको आप देशद्रोही कहते हैं। पाकिस्तान आपका से बात exact क्यों stand ना है क्या? करें? Do you favor war or you don't पाकिस्तान favor से war? बात करनी है, ये असली एजेंडा है। आज जनरल शंकर रॉय चौधरी बैठे हैं कि जो पाकिस्तान हमारे सैनिकों को लहूलुहान कर बैठे रहा है हैं। उनके साथ बातचीत करो। न्यूक्लियर वेपन, हाँ हमारे न्यूक्लियर वेपन जो है उसको समाप्त कर दो, ये उनके मैनिफेस्टो में है। अब मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं, So अनुराग that जी आप means you समर्थन favor में हैं war? कि पाकिस्तान के That साथ means you favor war? बातचीत, चीन के साथ बातचीत और न्यूक्लियर वेपन समाप्त, means you ये favor इंडिया war? अलायंस का एजेंडा है। ये इंडिया अलायंस का एजेंडा अभी बोला गया है। और अनुराग जी अगर आप में हिम्मत है तो अगर इधर-उधर ना अगर बोलें, इंडिया अलायंस इस की पर बोलें। सरकार आएगी और देश मणिपुर को ऐसे चलाने का संभाल प्लान है लीजिए। तो फिर तो ईश्वरी मालिक है भैया। मणिपुर में शांति कायम कर अभी लीजिए पहले, उसके ऐसा बाद कुछ नहीं यूक्रेन है। और रशियन ये वार गलत रुकवाइएगा। कोट कर रहे मणिपुर हैं। को संभालिए पहले। ये गलत मणिपुर कोट को कर रहे हैं संभाल नहीं शहजाद रहा पूनावाला। है। मणिपुर तो संभल नहीं रहा है। प्रोफेसर साहब एक नई थ्योरी लेकर मणिपुर आए हैं। नहीं संभल रहा है। एक सेकंड अनुराग, 10 सेकंड शांत प्रधानमंत्री रहिए। एक बार प्रोफेसर साहब मणिपुर एक नई नहीं थ्योरी गए। लेकर आए। प्रोफेसर जब साहब क्या मणिपुर थ्योरी आपकी संभालिए क्या शांत पहले, कर लीजिए। तब वर्ल्ड वार को संभालिएगा, पहले मणिपुर संभालिए। ठीक है, मणिपुर संभालिए पहले, फिर वर्ल्ड वार संभालिएगा। ओके 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 ओके। नहीं इस लॉजिक के हिसाब से तो 91, 93, 97 में तो मणिपुर में ज्यादा क्राइसिस हुआ, तो उस समय के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे नहीं जाते थे, विदेश नीति नहीं अपनाते थे। इसीलिए मैं कहता हूं ऐसी नई कोई फेज क्राइसिस की नहीं तरह थी बात पहले, मत किया जैसी करें। क्राइसिस कम आज से है। कम करना कूटनीति चाहते और हैं। विदेश 1.5 नीति साल से पर क्राइसिस 9th है फेज की और तरह बात क्राइसिस ना नहीं करें। है। कम से हिंसा कम है ऐसे वहाँ, विषयों हिंसा। पर गंभीरता से कम प्रोफेसर टाइटल को जस्टिफाई कीजिए। इस प्रकार से 9वीं फेल की तरह बात ना करें। आपके हिसाब से तो 91, आप 93, पहली 97 फेल में की जब तरह क्राइसिस बात कर रहे हो था, ना, तब तो विदेश नीति नहीं आपको अपनानी मालूम चाहिए थी नहीं अपनी। है नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम सारे सुना था? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में नॉन अलाइंड कोई ना मूवमेंट का कोई नाम सुना था क्राइसिस चल रहा था, तो डॉक्टर बड़ी अनुराग मुश्किल अनुराग करनी अनुराग चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत, मूवमेंट नहीं पढ़ोगे, प्रोफेसर पाशा, प्रोफेसर इंटायर पाशा, पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ोगे ऐसा लग तो रहा है नॉन कि अलाइंड आज मूवमेंट के आपकी बारे में आवाज बात नहीं पुतिन कर साहब भी पाओगे। सुन लेंगे। आज आपकी आवाज पुतिन साहब भी सुन लेंगे। इंटायर लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले शहजाद पूनावाला, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पहली की किताब पढ़ने वाले नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम तक नहीं जानता होगा ये। अच्छा जी, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमने रशिया से ली, जनरल साहब बताएंगे। पिछले 60-70 वर्षों में हमने रशिया से क्या क्या टेक्नोलॉजी ली, क्या क्या टेक्नोलॉजी ली हमने रशिया से। प्रोफेसर साहब आप जवाब जनरल सुनिए ना, साहब आपने बोला, बताएंगे आपने बोला ऑडियो मुझे हमने- डाउन करना पड़ेगा, एक एक करके जनरल दोनों बोले। साहब ओके जनरल ओके साहब ओके ओके बताएंगे ओके कि हमने प्रोफेसर पिछले साहब, 60 क्योंकि आपने वर्षों में चुनौती दी। 70 वर्षों में प्रोफेसर पाशा, you made रशिया your से क्या point. प्रोफेसर टेक्नोलॉजी पाशा, हमने humble ली, submission, जनरल audio साहब down. बताएंगे आपको। शेहजाद 30 सेकंड। प्रोफेसर साहब आपने क्योंकि चुनौती दी, आपने बोला नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में आप कुछ नहीं जानते होंगे। चलिए मैं आपकी बात को स्वीकारता हूं, आप तो बड़े जानकार हैं ना फॉरेन रिलेशंस के। आप मुझे रशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दीजिए। प्रोफेसर साहब रशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है आपको? प्रोफेसर पाशा, रशिया के प्राइम आवाज मिनिस्टर का नाम खोलिए पता प्रोफेसर है? पाशा। आर्मी 10 वर्षों में नहीं बनी है। भाई साहब आप भारत रशिया की के आर्मी 10 भारत के वर्षों में ऊपर बनी है डिबेट क्या? में बैठे हैं, रशिया के प्रधानमंत्री का नाम पता है आपको? आप तो प्रोफेसर है, मैं तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला हूं। पूछ लीजिए। अरे
अरे अनुराग जी, अनुराग जी अनुराग अभी उधर ही, गूगल अनुराग कर उधर ही, लेंगे। अनुराग उधर ही, अनुराग जी गूगल करके ही बोल ले। ओके, अनुराग जी गूगल करके ही बोल ले प्रधानमंत्री का नाम। ओके डॉक्टर अनुराग अरे उधर ही। प्रधानमंत्री जी से पूछ लो ना। अच्छा ठीक है, अनुराग जी ऑन स्क्रीन, पहले अनुराग रशिया के प्रधानमंत्री का नाम बता दो। ओके ये ओके इंटायर ओके, अनुराग उधर ही, अनुराग उधर ही। प्रधानमंत्री से पूछो। जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस प्रधानमंत्री से पूछो। ये इंडिया अलायंस का ही घटक दल बोल रहे हैं, बीजेपी नहीं बोल रही है, बोलिए। देखिए अमीर जी, अगर आप डिबेट करवाते हैं तो कम से कम स्टूडियो में ऐसे लोगों को मत बुलाइए जो डिबेट को हाईजैक करें और आपकी जगह सवाल पूछना शुरू कर दें। ये ठीक नहीं है, परंपरा ठीक नहीं है, इसको सुधारिए। नहीं तो सबको स्टूडियो से बाहर रखिए, ये तो ठीक नहीं है ना। वो सवाल पूछे लगे, हम पूछेंगे अभी हाथरस के एसएसपी कौन है, इतना बड़ा कांड हो गया, हाथरस का डीएम कौन है बताइए। अपने देश में जहाँ इतना बड़ा कांड हो गया उसके डीएम का नाम बताइए, बताएंगे आप? एसडीएम का नाम बताइए क्या है। ये सब फालतू आपको जवाब देने की जगह पहले आप बताओ कि हाथरस के सूरज पाल के रशिया के समागम में गया कौन, वो बताइए। बोला अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे अपने बोलने दीजिए, इनको चुप कराइए। निवेदन है कि पॉइंट पे रहे। बस ये बेवजह की बातें, माने जिसका वजह नहीं है। सवाल ये है, इस देश के अंदर में रशिया से इंडिया का संबंध आज से नहीं है, 50 साल से है और मजबूत और शानदार संबंध रहा है। जैसे हमारे जनरल साहब भी बता रहे थे, 1971 में उन्होंने हमारी जब वार हुआ था मदद भी की थी, तो अच्छी बात है ना। हमारे संबंध पुराने हैं, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब संबंध हमारे पुराने अच्छे हैं तो अच्छी बात है, और अच्छे हो रहे हैं। और भारत की बात होती है, हिंदुस्तान की बात होती है। हिंदुस्तान को सही कहा आपने अमित जी कि आज भारत अपने पैरों पे खड़ा। अरे भारत हमेशा अपने पैरों पे, अपनी जमीन पे खड़ा मिला है क्योंकि मजबूत है। हमें घमंड है भारत पे क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें घमंड है कि हमारा भारत हमेशा सर उठा के जीता है। तो फिर हमें घमंड है कि मेरे देश में कोई भी प्रधानमंत्री हो, विदेश में जाता है। इंडिया अलायंस के नेतागणों को क्यों लग रहा है कि पिकनिक मनाने गए हैं प्रधानमंत्री मोदी? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जब हिंदुस्तान का कोई प्रश्न ही नहीं किया था मैंने, आपको बोलना शुरू तो कर दिया। लीजिए, मेरा हिंदुस्तान प्रश्न का है कि प्रधानमंत्री पिकनिक कोई मनाने गए प्रधानमंत्री, हैं, ये इंडिया अलायंस के नेता क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता है ना। भारतीय जनता पार्टी ये ना बोले कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, ऐसा बोलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा दिखाने की बात करते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मजबूत है। हर व्यक्ति की वजह से आज प्रधानमंत्री मजबूत होते हैं। हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री हो, किसी दल किसी पार्टी का हो, क्योंकि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति मजबूत है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए हिंदुस्तान का सम्मान होता है। अमेरिका जाइए तो हिंदुस्तान के आपको यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़े बड़े इंटेलिजेंट आपको डॉक्टर मिलेंगे। आप अमेरिका चाहे आप यूके जाइए आपको मिलेंगे। क्यों? उन्होंने, मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि हिंदुस्तान मजबूत है, इसलिए हिंदुस्तान के मैं समझ गया, हिंदुस्तान मजबूत है। दूसरी बात, एक नागरिक मजबूत है, विश्व पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो भी व्यक्ति है वो मजबूत है। ये सब अच्छी बात है, लेकिन मजबूती के साथ मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए महाशय। मेरा सवाल ये है कि अभी आपके बगल में बैठ के विवेक ने बोला, महाराष्ट्र में संजय राउत ने बोला, और भी बड़े सारे नेताओं ने बोला, मैं सबके नाम क्या गिनाऊं आपको, कि नरेंद्र मोदी पिकनिक मनाने के लिए गए हैं। और एक चैलेंज दिया, कांग्रेस ने चैलेंज दिया कि मोदी उन 40-50 युवाओं को वापस लौट लेकर आए जो कि फंस गए हैं वहां पर। तो सब ये वो युवा वापस आ रहे हैं। अब आप बताइए क्या करिए। मुझे अच्छा ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी बाहर जाएंगे तो क्या हिंदुस्तान का कोई काम नहीं करेंगे? इसके पहले जो प्रधानमंत्री होते थे हिंदुस्तान का कोई काम नहीं करते थे क्या? अरे हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि जाएंगे हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान का काम करेंगे, हिंदुस्तान के जो सोल्जर उनको लेके आएंगे। तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक। भाई ये हिंदुस्तान की, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। हिंदुस्तान के पूरे, चूंकि उनके 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है और उनकी जिम्मेदारी। हम अगर सवाल पलट के पूछ देंगे, नहीं अभी जवाब नहीं हुआ, तब से बीजेपी के प्रवक्ता ही बोलेंगे तो हम लोग कब बोलेंगे बताइए? मुझे बोलने दे। नहीं, ये गलत बात है अमीश, ये गलत बात है। आप 18-19 मिनट बाद आएंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता कोई बुलवाएंगे तो आप उन्हीं को अकेले बुलाया करो। हाँ नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता को अकेले बुलाया करो, बोला बोलते रहो और सब लोग बोले। अरे हमें बोल भी तो खोलने दो थोड़ी। चलिए, अभी तो आप बोलने दीजिए। मुझे बोलने नहीं देना चाहते क्योंकि एक्सपोज हो जाते हैं। ये गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा अमीश जी, ऐसा नहीं चलेगा। हाथरस के
हम लोग सवाल अमीश जी, उठाते हैं 1 जब versus देश 3 के का पैनल है। नहीं, हाथरस पे मैंने चर्चा कर ली है। हाथरस का विषय डिबेट को मैं बहुत विषयांतर चर्चा नहीं हो होने चुकी है। दूंगा। इस डिबेट को विषयांतर नहीं होने दूंगा। मैं इस टॉपिक पर अच्छा, बात ठीक है, ओके 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 देखिए, ओके। अभी देखिए, मेरा निवेदन है चीका चिल्ली का काम मैं अपनी चर्चा में नहीं करता। मैं ऑडियो डाउन करो, जिससे मैं बात ना, जिसको मैं बोलूं उसकी का ऑडियो अप हो। कि सिद्धार्थ पूनावाला का 40 सेकंड के लिए ऑडियो अप किया जाए। नैतिकता है, आपकी पत्रकारिता क्या? देखिए, कुछ लोगों ने बोला कि भारत मजबूत है, भारत की बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री भारत की बात करे, कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही कहा। पर जब एक सांसद भारत के बाहर जाकर यह कहे कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं में हस्तक्षेप होना चाहिए, जब भारत का एक सांसद जो आगे जाके नेता प्रतिपक्ष बनता है वो वकालत करे कि भारत की संस्थाएं ठीक से नहीं चलती है, भारत की सेना के मनोबल पर चोट करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पर सवाल उठाए, तब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? और मैं एक सिंपल और एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पर बैठे हुए विवेक जी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि क्वाड संबंध खत्म करो, अमेरिका के साथ संबंध खत्म करो और चीन के साथ वार्ताएं बढ़ाओ, उसी चीन के साथ जिसको स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कोट अनकोट भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कहा था, और उसी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस का एमओयू भी है। और 100वीं सेंटेनरी सेलिब्रेशन के टाइम पर लेफ्ट के नेता गलवान के बाद उनके साथ गलवैया करने गए थे। अब अनुराग जी इस पर बताइए कि क्या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी इस पर क्या अपना वक्तव्य प्रकट कीजिए इस पर। विवेक जी देन शंकर प्रसाद जी। नहीं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे चीन के विषय में, और ये क्या कह रहे हैं? हमें बोलने दिया जाएगा कि नहीं? ओके, बाकी सबके ऑडियोज ऑन। विवेक जी 40 सेकंड। विवेक जी देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से एबी वर्धन जी की मेमोरियल मीटिंग थी जब मैं आखिरी बार मिला था मुलायम सिंह जी से। मुलायम सिंह जी को लेफ्ट का भरपूर समर्थन, रिस्पेक्ट हमेशा रहा। एक समय ऐसा था जब प्रेस चीन के विषय पे क्या बोला है थे कि कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत का, प्लीज ये कीप क्वाइट एंड चीन के विषय पे आपका मैनिफेस्टो और उनकी राय वो बताइए ना भाई साहब। आई एम कमिंग टू इट, विल यू Come ना, then come to आर it. यू द एंकर? सो कीप शट। नहीं, कीप शट का सवाल नहीं है। मैं अपनी बात रखूं तो 10 बार ही टोकेंगे और आप पूरी दुनिया का ज्ञान बांटेंगे। चलिए ना, पॉइंट पे आइए ना। चाइना के विषय में क्या लिखा है मैनिफेस्टो में? आई एम कमिंग टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। हु आर यू टू डिसाइड? आई विल स्पीक। अच्छा, तो आप बोलिए फिर, यहाँ पे आप बात करना शुरू कर दीजिए आपके मार्क्सिज्म का। जब ये मार्क्सिज्म की क्लास थोड़ी लगा रखी है पत्रकार, अरे प्लीज कीप क्वाइट। अरे यार बचकाना मत करो, थोड़ा सा भारत का मार्क्सिज्म की क्लास नहीं है, वो जेएनयू के कैंटीन में जाकर आप पढ़ाओ, यहाँ पर विषय पर बात करो। बेटा ऐसा है, तुम वापस स्कूल के बच्चों, बेटा ऐसा है, बंगाल में टिके नहीं, त्रिपुरा में रहे नहीं, केरल में अभी बचे नहीं। आप बताइए, अब बचे कहाँ हो? आप बचे कहाँ हो भाई साहब? चलिए, अब मुझे लगता है कि मुझे मत सिखाओ। आई नीड टू स्पीक। अभी चाइना पे आपका स्टैंड क्या है? ओके, एक वैलिड सवाल था विवेक जी, एंड यू आर आप एक सीजन्ड आदमी है, तो मुझे 40 सेकंड दिया जाए ना सर। उस प्रश्न ये का तो जवाब एंकर नहीं है ना। सवाल था कि क्या आपने बिल्कुल बोला दे रहे हैं। प्रधानमंत्री पिकनिक Let के लिए me- गए, आप फिर भाई, शहजाद मुझे का एक बोलने वैलिड देगा पॉइंट कोई? था, उसका जवाब। तो मुझे बोलने दीजिए, आप शहजाद की बैटिंग ना करें, मुझे बोलने दीजिए जरा 40 सेकंड। शहजाद ही इज नॉट द एंकर, ही इज नॉट सपोज्ड टू इंटरव्यू। he is not. You make it- सबसे पहली चीज है, लास्ट टाइम, हाँ, तो ही इज ट्राइंग टू बी द एंकर, दैट इज द he is प्रॉब्लम। भाई वो भी कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी। अरे अनुराग, हाँ, वही तो प्रॉब्लम। अब सुनिए सर, आप ये है कि जब पत्रकार और सीनियर पत्रकार जब पूछते थे मुलायम सिंह यादव से कि कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत ने बयान दिया है तो आप इस पर क्या बोलेंगे, तो मुलायम सिंह जी का कहना था कॉमरेड ने कहा, मतलब मुलायम सिंह ने कहा। अब आप सुन लीजिए, जब मुलायम सिंह जी यादव डिफेंस मिनिस्टर बने तो एक ट्रीटी साइन की गई भारत सरकार और चीन के बीच में, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ मीटर उधर और कुछ मीटर इधर तक गन्स और असला अलाउड नहीं था। यह मुलायम सिंह यादव की एज अ डिफेंस मिनिस्टर बहुत बड़ी कामयाबी थी और लेफ्ट का पूर्ण समर्थन था उनको। हमारे सेना के सैनिकों से स्कर्मिश हुआ, हथियार ले लेना कामयाबी थी। कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड, कीप शट, कीप जनरल जी से पूछिए कि मिनिमम कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स। वी आर अ पीस लविंग कंट्री, हम एक शांतिपूर्ण देश है, लेकिन मिनिमम कैजुअलिटीज हुई है दोनों तरफ की। सेंसिबल बात करो। तो अमेरिका के साथ ओके, शंकर प्रसाद जी, मुझे शंकर प्रसाद जी के पास जाना है। शंकर प्रसाद, हम पीस लविंग कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति किस कीमत पर हम चाहते हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पीस? देखिए, शांति हम चाहते हैं और शांति हमने मेंटेन कर रखी है। पहले तो 2-3 बड़े सवालों का जवाब देते जो इस डिबेट में बहुत अहमियत रखते हैं। किसी ने कहा कि हम पाकिस्तान से, चाइना से बात क्यों नहीं करते। देखिए, हम वर्ल्ड में सबसे बात करते हैं और करने को तैयार हैं।
हम रशिया से बात करते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात करते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट पीछे से आगे जब भी मारते हैं हमारे सिर्फ प्राइम बात ही मिनिस्टर करते को, हैं, उसके हमारी आगे नहीं यूरोप बढ़ते। विवेक ब्रिटेन जी के साथ है। वो आपके बीच में नहीं बोले। अच्छा सुन लीजिए, अरे मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा भाई, अपनी बात पॉलिटिकल, आप झगड़ा करते रहे कि मेरी बात अलग सुन लीजिए। देखिए हम चाइना से आज भी बात करते हैं। विवेक लेट्स बी फेयर टू अरे हिम। भाई सुन तो लो। लेट्स गिव हिम अ रिस्पेक्ट कि हम आप उनकी बात को पॉलिटिकल झगड़ा करते रहिए, मेरी बात सुन मैं लीजिए। रिस्पेक्टेड कह रहा हूँ, रिस्पेक्टेड जनरल साहब, एक मिनट। भारत का किसी अब पड़ोसी अभी से अच्छा रिश्ता या- नहीं है आज। या तो political किसी से झगड़ा- नहीं है, नेपाल से भी नहीं। क्या अच्छा, कहेंगे आप? ठीक है लेट शंकर प्रसाद जी मेक हिज पॉइंट, अरे देन यू इसे मैं political बात नहीं ओके, करना ऑडियो चाहता डाउन, भाई। शंकर प्रसाद जी योर ऑडियो इज अप, मेक योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच अमीश। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे कल परसों में हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई है। हमारी कई दफ़ा चाइना से बात होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले एक हफ्ते के अंदर कितने उन्होंने टेररिस्ट इंसिडेंट भारत के अंदर किए हैं, और क्या भारत को उसका जवाब बातचीत से करना है कि एक्शन से करना है, इस देश को डिसाइड करना है। ये सरकार डिसाइड करेगी तो करेगी। देखिए हम अपने लोग रोज खो रहे हैं, हमारे सिपाही मर रहे हैं, हमने कितना बलिदान दे चुके हैं। आपको ये मालूम है कि किस प्रकार से टेररिज्म को लड़ते हैं और कितनी जानें जाती हैं। फिर आप कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। एक तरफ गोली चल रही है, हमारे जवान मर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं बात करो। चाइना के संग हमारा जरूर हड़प हुई थी, जरूर गलवान में झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से बातचीत लगातार होती जा रही है। मिलिट्री लेवल पर बातचीत होती है, आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल लेवल पर बात होती है, आपको पता होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर्स की बात होती है, आपको पता होना चाहिए। अभी आगे जो मीटिंग होने वाली में हो सकता है कि विवेक हैज अ प्राइम पॉइंट, मिनिस्टर की अनुराग भदौरिया हैज अ बात हो। पॉइंट। ओके विवेक 30 सेकंड मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड विवेक मेक योर पॉइंट। देखिए पहली चीज हम सपोर्ट करते हैं टॉक्स को। और जनरल साहब आपने सही कहा, 71 के युद्ध में जब 7th फ्लीट यूनाइटेड स्टेट्स की चली थी तो इट इज द रशियन सबमरीन्स जिन्होंने आकर के भारत का साथ दिया था, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान से बात लेकिन करने हमारी का ये कैसे शिकायत सपोर्ट है कर सकते हैं? कि ये सरकार आप पाकिस्तान से बात करने का सपोर्ट कैसे कर सकते नहीं, हैं देखिए विवेक अब जी? वो अटल बिहारी जी सुनिए, जितनी भी सरकारें हुई हैं, चाहे वाजपेयी की सरकार रही हो, मोदी साहब भी गए और नवाज शरीफ साहब से मिलकर के आए, बातचीत की कोशिश की गई। डिप्लोमेसी एंड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैव टू गो साइड बाय साइड। आप एक तरफा नहीं हो सकते, आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। यही चीज हम भारत सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको देशद्रोही कह दिया जाता है। इतना पैसा जो इस विश्व में लग रहा है, हम मोदी सरकार और मोदी साहब की इस बात का समर्थन करते हैं कि रूस में जाकर के उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैंड्स अगेंस्ट वॉर। ओके, हम इस बात का भी समर्थन करते हैं कि मोदी साहब ने अमेरिकन प्रेशर के बावजूद, जयशंकर जब उस वक्त नए नए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने थे, तेल रूस से लिया, अमेरिकन प्रेशर। तो जहां सरकार सही है तो हम समझाइए समर्थन अपने देंगे। घटक दलों लेकिन को, आप वो अगर कह रहे हैं gimmicks मोदी पिकनिक बनाने गए हैं। एक कह रहा है कि मोदी को हम चैलेंज देते हैं, वो लेकर ये आए। तो पिकनिक है सिर्फ। आपको पिकनिक लग रही है? जब आप एक तरफ ओके, अमेरिकन ओके, एक मल्टीनेशनल्स को सेकंड। एनकरेज करेंगे शंकर और प्रसाद, यूनाइटेड नेशंस में ये जो चाइना के पिकनिक का खिलाफ शब्द चिट्ठी है, लिखेंगे, ये तो कॉस्मेटिक ये मेजर है। कितना नाजायज है इस संदर्भ में? इट इज अनफेयर। व्हाट यू सी, व्हाट यू थिंक? बिल्कुल अनफेयर है। देखिए हम लोगों को समझना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होते हैं, भारत को किस किस्म की छवि बनानी पड़ेगी वर्ल्ड के अंदर, भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह चलाना है, डोमेस्टिक पॉलिसी को किस तरह चलाना है। डिप्लोमेसी की बात हो रही है रशिया के अंदर, पूरे एजेंडास पर MOUs अब तक साइन हो चुके होंगे। समझने की बात यह है कि इसमें कितना फ़ायदा किसका हो रहा है। हमें ऑयल का फ़ायदा हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी का फ़ायदा हो रहा है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट का उसका फ़ायदा हो रहा है, हमारे T-90 टैंक्स, हमारे SU-30 एयरक्राफ्ट बन रहे हैं लाइसेंस पर। और इसमें सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि रशिया ने ये वादा किया है इंडिया से कि जो R&D टेक्नोलॉजी, आर्म्स एंड एमुनिशन की वो भारत को देंगे, वो किसी वजह से भी चाइना के संग शेयर ये नहीं बड़ा करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शंकर प्रसाद जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनवर पाशा, इसीलिए पिकनिक शब्द को वापस लेना चाहिए। शंकर प्रसाद जी, 30 सेकंड। एजेंडा हम अभी अपने जनरल साहब से सिर्फ एक प्रश्न करना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं जो भी हमारे देश हित में होगा, जो भी TT साइन होगी, जो भी समझौता देश हित में होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें विरोध कहां है? हम जनरल साहब सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं, क्या हमारी सेना 2014 से पहले कमजोर थी
और क्या ये कमजोर सेना थी जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए 71 में? जनरल साहब जवाब देंगे। ओके जनरल साहब, एक सेकंड, जनरल साहब से पूछा गया तो 10 सेकंड, जनरल साहब 10 सेकंड। देखिए ये भारत सेना, भारत की सेना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सेना नहीं है, ये समझ लीजिए आप। जो सरकार पावर में होगी उसके आदेश पर भारत सेना काम करती है। 1971 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने हुक्म दिया, भारत सेना ने उसका सही जवाब देके एक विजय प्राप्त की है। उसके बाद 14 के बाद जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, चाहे पुलवामा में हुआ, उसका जवाब उरी से मिला है, उसका जवाब बालाकोट से मिला है। तो जो कोई भी सरकार थी, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी गठबंधन की हो, ये समझ लीजिए आज के बाद पहली दफा और लास्ट टाइम कि भारत की सेना Exactly, very well said. भारत की सेना भारत की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। वेरी वेल सेड। ओके शहजाद पूनावाला। जब सेना ने 2014 के पहले जब भी पराक्रम दिखाया था, कभी किसी नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर सबूत मांगे थे? और जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो डीजीएमओ ने अनाउंस किया, सेना का अनाउंसमेंट था, वो कोई राजनीतिक अनाउंसमेंट नहीं, सबूत मांगे गए। बालाकोट हुआ, उसके बाद सबूत मांगे गए। मुझे बताइए कि मनोबल तोड़ने के लिए अभी क्या कहा गया है अग्निवीर के विषय में कि मुआवजा नहीं मिला? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात आ जाने दीजिए, मेरी बात आ जाने दीजिए। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले शहजाद, फिर आप बोलते हैं शहजाद इंटरवीन करते हैं। सेना के मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। अभी से मेरे किसी भी स्टेटमेंट में 20 सेकंड से आप अपनी बात को रखिए। उसके बाद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने कहा कि अरुणाचल में सेना की पिटाई कर दी गई है। और अभी आपने कहा कि देखिए, अभी कहा गया कि हम जो है पीसफुल रिलेशन और सारे ट्रीटीज को मानते हैं। अभी लेफ्ट ने, और ये उनका मैनिफेस्टो है, उन्होंने कहा है कि यूएसए के साथ और क्वाड के साथ हमारी ट्रीटी समाप्त कर दी जाए और हमारे न्यूक्लियर वेपन तो समाप्त हो जाए, परंतु अगर ईरान और नॉर्थ कोरिया वेपन बनाता है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी सेलिब्रेट करती है। अब इस पर मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं पाशा जी, क्या भारत जवाब क्या भारत यूएसए के साथ 30 सेकंड पाशा साहब, पीसीआर 30 सेकंड के बाद ऑडियो आप डाउन करिएगा। 30 सेकंड पाशा साहब। सेना को पॉलिटिसाइज करने का काम किसने किया? सेना के इंदिरा जी नाम ने। पर वोट मांगने का काम किसने किया? इंदिरा जी ने। सेना के नाम पर वोट मांगने का काम कांग्रेस मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने ये कहकर कि इंदिरा ने 2 टुकड़े किए। पॉलिटिकल मीटिंग में किया। आप इंदिरा ने 2 टुकड़े किए, ये कहकर। आपकी हिस्ट्री 14 से शुरू होती है, आपकी हिस्ट्री 14 से शुरू होती है। इसको नहीं मालूम होगा आपको किसने सेना के नाम पर वोट मांगा था पुलवामा के बाद? देश जानता है इस बात को। सेना को कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है? आप आतंकवादियों के नाम पर वोट मांग रहे थे। सेना भारत की आप सेना है। पीएफआई सिमी के नाम पे मांग रहे थे। भारत की सेना है। आप सेना सिमी के नाम पे पॉलिटिकल मांग पार्टी रहे थे की सेना मान्यवर। नहीं है, भाजपा की सेना नहीं है, मोदी जी की सेना नहीं है। सेना भारत की सेना है और हमें अपनी सेना पर फख्र है, हमें अपने सेना पर गर्व है। सेना पर भारत की फख्र है सेना ना, पर गर्व है, सेना उसके पर पराक्रम फख्र है पर ना। गर्व है। तो सेना जब कहती है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो सबूत क्यों मांगा गया? आप बताइए कि जब सेना बालाकोट एयरस्ट्राइक करती है तो सबूत क्यों मांगते हैं? और ओसामा को ओसामा जी किसने कहा भाई? किसने आतंकियों की पैरवी की? किसने याकूब और अफजल की पैरवी की? किसने अरे इस देश में आतंकियों की पैरवी का आलम ये था। आपने ओसामा की बात करी तो मुझे ध्यान में आया एक ओसामा का इंसिडेंट। ओसामा की कैंपेनिंग करा दी, कैंपेनिंग करा रहे थे हमारे ओसामा देश की में। कैंपेनिंग कराई। पॉलिटिकल पार्टी ओसामा बिन लादेन का लुक इनवाइट करके, आईएसआई को इनवाइट करके पठानकोट के आर्मी बेस में आईएसआई को इनवाइट किसने किया कोई था? सवाल का जवाब किसने बुलाया था आईएसआई को? कुछ भी बोले जाते हैं। पठानकोट के सेना, पठानकोट के आर्मी बेस में आईएसआई को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? है कि आप भी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी भी देश चाहती है कि देश ही आगे बढ़े, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं देश आगे बढ़े। लेकिन आप लोग जब चैलेंज देते हैं तो आप चैलेंज इसलिए देते हैं कि आपको लगता है मोदी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंज दिया जाने से पहले कि वापस लेके आइए 50 को, अब वो वापस आ गया, का काम शुरू हो गया है। देखिए अमीर जी, एक बड़ी बात है कि हम देश की तीसरी नंबर पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं। बिल्कुल। आपने मुझे 40 मिनट में मात्र 1.5 मिनट भी नहीं बोलने दिया। ये 3.5 मिनट से ऊपर दिया था सर। इससे ज्यादा हम क्या कहें आगे? देश की सबसे बड़ी पार्टी को कितना समय मिला वो भी देख सर, हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं आप देख ले, हाँ सबसे बड़ी पार्टी को तो सारा समय से वो तो एंकरिंग ही कर रहे हैं। 1 वर्सेस 3 है, रोना बंद करो, तुम ये बताओ, बिल बिलाना बंद करो। 3 हो आप लोग, वो दूसरों से सवाल 3 हो आप लोग, बिल बिलाना बंद करो, कर लूं, बिल बिलाना बंद कीजिए। मैंने बस याद दिलाया देश की कि हम तीसरे नंबर की पार्टी बड़ी के है, तीसरे बड़ी नंबर के पार्टी प्रवक्ता हैं ये। पार्टी का सम्मान दीजिए।
काम 2 हम नंबरी है कहें तीसरे नंबर क्यों, हम 5वें नंबर को हों? नहीं, काम उससे 2 क्या नंबरी मतलब है, भाई? तीसरे नंबर कमाल पे की हुआ। बात कर रहे हैं अमित जी, आप क्या बोलते हैं? हम कहते हैं मैं एक कार्यकर्ता हूं, तीसरे नंबर का भी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आपके लिए होंगे तीसरे दूसरे, मैं तो एक छोटा सा आपका बड़प्पन है, आप बहुत बड़े नेता हैं, आप चुनाव आपका आपका बड़प्पन है, आप अखिलेश, अवधेश और अनुराग। ओके, आप अखिलेश, बड़प्पन अवधेश, है कार्यकर्ता भाई, बोलने आप दीजिए। चुनाव लड़ चुके हैं, बड़े नेता हैं भैया, आपको भविष्य में एक मंत्री के तौर पर लोग देख रहे हैं। जब भी केंद्र में सपा की सरकार बनेगी, जब भी केंद्र में सपा की सरकार बनेगी, आप पे बड़ी जिम्मेदारी होगी, हो सकता है वित्त मंत्री बन जाए आप। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात कह लूं। बेस्ट विशेस है हमारी आपको। अच्छा ठीक है, ठीक, अब मैं अपनी बात कह लूं। नहीं, आप देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश की आर्मी है और भारत की आर्मी है, मैंने पहले बोला था विश्व की सबसे मजबूत आर्मी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम आर्मी के नाम पे राजनीति ना करे। वो धर्म के नाम पे भी राजनीति करते हैं, आर्मी के नाम पे भी राजनीति करेंगे। अरे आपको राजनीति करनी है तो कीजिए, आइए रोजगार पे करते हैं, आइए किसानों की समस्या पे करते हैं, आइए हथरस पे जो हमारे लोगों की मौतें उन पे करते हैं, आइए पर्चा लीक है उस पे बात करते हैं। नहीं करेंगे उस पे बात? अरे सोचो विश्व में हमारी क्या छवि जाती होगी जब यहां पेपर लीक हो जाता है। ये कितनी बड़ी राष्ट्र की समस्या नहीं है, ये राष्ट्र से संबंधित समस्या नहीं है कि पेपर लीक हो जाए, 25-25 लाख बच्चे यहां पे और 1 करोड़ फैमिली प्रभावित हो जाए। इसमें हमारे विश्व में हमारी छवि नहीं गिरती। हमारी छवि नहीं गिरती जब देश की पहलवान महिलाओं को रोड पे घसीटा जाता है, तो राष्ट्र की छवि नहीं गिरती। इस समय की बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी भी मैं की तरफ आगे बढ़ा हूं। फारूक अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा बयान है, विवादित बयान है, पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया है कि अब तो बहुत जल्द युद्ध होगा, लड़ाई होगी और मेरी और आपकी बर्बादी भी होगी। यानी फारूक अब्दुल्ला को लग रहा है कि अगर युद्ध होगा तो भारत की बर्बादी हो जाएगी। फारूक अब्दुल्ला का इस बयान पर मैं पहला रिएक्शन लेता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, शहजाद पूनावाला, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। नहीं, ये स्वाभाविक रिएक्शन है फारूक अब्दुल्ला का। इन्होंने ही कहा था ना कि पाकिस्तान चूड़ियां पहनकर थोड़ी बैठा है, ये पर इन्होंने अगर कहा युद्ध था। होगा तो हमारी और आपकी बर्बादी होगी। इसका मतलब साफ है कि ये पाकिस्तान कितना बड़ा और विशाल देश है, उससे हमें डरना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि चीन अभी की पाकिस्तान कौन सा और बात उन्होंने है? कहा था कि चीन की सहायता के साथ 370 बहाल करना चाहिए। अब इस पैनल पर भी चीन और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी की वकालत लेफ्ट ने की है, परंतु इंडिया अलायंस के बड़े नेता आरजेडी और तीसरी नंबर की तीसरे वाले प्रवक्ता बताए कि इंडिया अलायंस के स्टैंड पर क्या स्टैंड है। तीसरी नंबर की पार्टी है तो स्टैंड लेना, भागना मत इधर उधर। क्या जो फारूक अब्दुल्ला ने बोला स्ट्रेट बिल्कुल सीधा सवाल है। और आपने बोला अमीश देवगन आप हमें समय कम देते हो, हम तीसरे नंबर की पार्टी है। सर जब आपकी 3 सीटें थी ना तब भी अमीश देवगन आपको स्टूडियो में बुलाता था, आपको समय देता था। जब आपकी 5 सीटें थी ना तब भी समय देता था। तो हम सबको बराबर का समय ही देते हैं। इसलिए पॉइंट सीधा है, मेरा सवाल सीधा है, जो फारूक अब्दुल्ला ने बोला सही या गलत? इंडिया अलायंस क्या कहता है इसके ऊपर? इंडिया अलायंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर है आपके, और ये तीसरी नंबर की पार्टी। देखिए दरअसल में भारतीय जनता पार्टी सच्चाई का सामना नहीं करना अरे चाहती। तीसरी हमने क्या नंबर बोला? की पार्टी हमने स्टैंड बोला लीजिए कि भाई। आदरणीय- नहीं भागने मत दीजिए इनको, नेताजी- विषय से नहीं बिल्कुल, भागेंगे, बिल्कुल विषय से नहीं भागेंगे। मैं इंटरप्ट करूंगा जब तक विषय पर नहीं बोलेंगे। विषय पर बोलिए। बिल्कुल विषय पे बोलेंगे वो, लेकिन आप बीच में इंटरव्यू न करें। हटाइए, इस बदतमीज एंकर को हटाइए। ये कौन है फर्जी? देखो इसमें ऐसा बात नहीं है, करते। कौन सड़क बदतमीज छाप एंकर जो गुंडों बगल की में बैठा पार्टी आपके से मैं अमीर मुंह जी? नहीं लगता। हटाइए इसको, आप तीसरे हटाइए नंबर की स्क्रीन पार्टी से, है तो आप हटाइए बोलिए। इसको। तीसरे ये नंबर की बदतमीज पार्टी आदमी फारूक विषय अब्दुल्ला हटाइए। को क्या मैं बोलेगी? जवाब फारूक दे रहा हूं, अब्दुल्ला पे इसके क्या बीच में कहते हैं नहीं बोला। आप? फारूक अब्दुल्ला पे क्या हटाइए बोलते हैं आप? इसको। फारूक भागने अब्दुल्ला नहीं पे दिया डॉक्टर गुदरिया, देखिए, अनुराग एक गुदरिया, चीज मान फारूक के अब्दुल्ला चलिए, पर आप क्या एक चीज- बोलते हैं? एक चीज अरे मुझे बोलने दीजिए भाई। हाँ, बोलिए, फारूक बोलने अब्दुल्ला पे दीजिए, आप क्या बोलने बोलते हैं? 20 दीजिए, सेकंड। बोलने दीजिए प्रभु, बोलने दीजिए। हाँ, 20 देखिए सेकंड मैंने है। बोला, जब मैं बात कर रहा था तो आपसे साफ साफ कह रहा, इस देश के अंदर में मैंने कहा ना, हिंदुस्तान बहुत मजबूत हिंदुस्तान है। फारूक अब्दुल्ला पे क्या बोलते हैं? प्यार 140 करोड़ की जनता करती। सुनिए मेरी बात, अरे ये मेरी बात इसको सुन लीजिए ना। बकैती कहते हैं, इस बकैती छोड़िए भाई 140 साहब। करोड़ इस देश के हिंदुस्तान को प्यार करने वाली जनता है। किसी के कहने सुनने से हिंदुस्तान नहीं चलता अरे है। इतनी हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान फारूक चलता है अब्दुल्ला को कंडेम हिंदुस्तान करने की, अपनी और आप मजबूती- सवाल पूछते हैं कि मोदी को यह करना अरे चाहिए, किस मोदी को वो बात करना का- चाहिए। अरे फारूक अब्दुल्ला को अरे तो कंडेम भाई, करिए। अरे ये मेरा देश हार सवाल जाएगा क्या सत्ता अगर से पाकिस्तान पूछना से है। लड़ाई होगी? मेरा ये सवाल बात कैसे सत्ता कोई से बोल पूछना सकता है। है? आखिर सत्ता क्या कंडेम कर रही है करिए बताइए। फारूक अब्दुल्ला को। सत्ता क्या कर रही है? कंडेम सत्ता से करने की सवाल हिम्मत पूछूंगा नहीं ना मैं। रखते और बड़े आप कह रहे बड़े इससे करते हैं पूछो, यहाँ उसका सवाल का जवाब दो, उसका देश सवाल का चलाएंगे जवाब ये दो। लोग। मैं सत्ता एक पर सेकंड, सवाल एक पूछूंगा सेकंड। कि सत्ता नहीं, क्या ओके। कर रही है। मैं सत्ता को एक लगता है अगर कोई इकलौते गलत है, आदमी, अगर कोई गलत काम रिटायर्ड करता है आर्मी, तो जिम्मेदारी सत्ता की लेफ्टिनेंट होती जनरल है। मेरे साथ है, दूसरे मैं उनका रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, फारूक अब्दुल्ला की बात को सुन के को आपको गुस्सा तो आया होगा, शब्द क्या है आपके? देखिए, गुस्से की बात नहीं है, ये एक ऐसी बात है जिस पर कोई क्लियरेंस देने की जरूरत नहीं, कोई क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं। 1948 में कौन पिटा, 1965 में कौन पिटा, 1971 में कौन पिटा,
1999 में कारगिल में कौन पिटा? जब हमने बालाकोट पर स्ट्राइक किया, 12 घंटे का अभिनंदन को डर के मारे क्यों वापस किया पाकिस्तान ने? क्या फारूक अब्दुल्ला समझते हैं कि भारत सेना यहाँ पर पिटने के लिए बैठी है? क्या भारत सेना ने गलवान में चाइनीज के 100 आदमी मार के नहीं दिखाए? आप बात क्या कर रहे हैं कि भारत का बर्बादी हो जाएगी? जब तक ये अमीश, जब तक ये भारत की सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस धरती पर है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर आंख भी उठा के देख सके। जो ये आतंकवाद का खेल कर रहे हैं ना, उनका बयान है। और मैं विवेक एक वाक्य, केवल एक वाक्य। अमीश जी, ये तो राहुल गांधी का बयान है कि अरुणाचल में सेना पिट कर आई। ये तो राहुल गांधी का बयान है सरेंडर कर दिया जमीन। तो आप फारूक अब्दुल्ला को क्यों नंबर 1 की पार्टी, नंबर 3 की पार्टी, सभी की ये लाइन है, इसीलिए विवेक जी ने एग्री करेंगे। विवेक, फारूक अब्दुल्ला की बात को आप कंडेम करते हैं? आई थिंक जिस स्पिरिट से बिल्कुल जिस स्पिरिट से प्राइम मिनिस्टर गए हैं, यहाँ पे बीजेपी का प्रवक्ता उस स्पिरिट के बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं प्रधानमंत्री स्पिरिट से गए हैं कि पाकिस्तान भारत को बर्बाद कर देगा। क्या बात कर रहे हैं आप मिस्टर पाशा? डू यू एग्री विद फारूक अब्दुल्ला और यू कंडेम इट? अमीश जी, लाउड एंड क्लियर बोलिएगा, इफ एंड बट नहीं। फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या, हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, क्या संदर्भ होगा इसका सुना नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि युद्ध, उन्होंने कहा कश्मीर को लेकर मसला है, अब तो लड़ाई होगी और लड़ाई में मेरी और आपकी बर्बादी होगी। हम शांति चाहते हैं। अमीश जी सुनिए, अरे किस कीमत पे शांति चाहते हैं? अगर कोई भी देश हमारी तरफ, कोई देश अगर हमारे ऊपर आंख उठा करके देखेगा तो आंख उठा के देख रहा है जी, हम उसकी आंख उठा के देख रहा है। हमारी सेना के पास मुझे जनरल बिपिन रावत की बात याद आती है, फॉर्मर सीडीएस पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। हम 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। आज लड़ाई तो देश के अंदर अपनी है। शांति के उपासक हैं, हम शांति के उपासक हैं। अरे जिन्होंने जंग बिहार में कायम किया वो शांति के उपासक हैं। पाकिस्तान के साथ शांति चाहिए आपको। लेकिन आप यूएस सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ और एक बड़ी खबर के साथ मैं वापसी कर रहा हूं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। एक बार फिर आपका स्वागत है। सत्य और तथ्य मैं आपके समक्ष लेके आता हूं और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत एक बार फिर विदेश में फंसे अपने नागरिकों की वतन वापसी का रास्ता साफ कराने में कामयाब हुआ है। लंबे वक्त से तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेर रहे थे कि रूस की तरफ से लड़ रहे भारतीय सैनिकों की देश वापसी कब होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना में इस वक्त 30 से 40 भारतीय सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए 2 भारतीय सैनिकों की जान भी जा चुकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सफल कूटनीतिक कोशिशों के बाद भारतीय सैनिकों की वतन वापसी संभव हो चुकी है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की मांग को मान लिया है। भारत में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि एआईएमएम के चीफ अवैसी, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, ये तमाम नेता सवाल उठा रहे थे कि ये लोग वतन वापस कब आएंगे। लेकिन अब जब वतन वापस आ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा, सब मौन है। मनमोहन सिंह की रशियन प्रेसिडेंट के वहां के पीएम के साथ 10 साल में 16 बार मुलाकात हुई, यह भी कहा गया, जबकि पुतिन और पीएम मोदी के बीच 10 सालों में केवल 11 बार मुलाकात हुई है। तो अब ये भी सवाल पूछे गए, लेकिन कुल मिलाकर कुछ हासिल नहीं हुआ और ये तमाम लोग जो हैं ये वापस आ रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि भारत के नागरिकों की सकुशल वापसी हो रही है। याद करिए कोविड काल, कितने लोग फंसे थे, कितने लोगों को चिंता थी, कितने परिवारों को चिंता थी, लेकिन वो नागरिक सकुशल वापस भारतवर्ष में आए और चुपचाप आए। उसके बाद आप याद करिए यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान कितने लोग भारतीय स्टूडेंट फंसे थे, लेकिन वो सकुशल भारत में उनकी वतन वापसी हुई। यह सामान्य घटना नहीं थी, यह सामान्य घटना नहीं थी। ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा कई बार हो चुका है बीते 10 साल के अंदर, लेकिन शायद कुछ लोगों को दिखता नहीं है। और ये वही लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये वही लोग हैं, इन्हें प्लीज पहचानिए। और जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की बात को याद रखिए। 2.5 मोर्चे पे हिंदुस्तान लड़ रहा है और वो 2.5 मोर्चा कौन सा है आप समझते हैं अच्छे से।
तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में यानी ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे मंच पर आए सीएनबीसी आवाज पर अपनी बात रखने के लिए। शहजाद पूनावाला और अन्य मेहमानों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। नमस्कार, गुड नाइट।